ठगी की राजकुमारियां। बहुत समय पहले की बात है, एक खूबसूरत और रहस्यमयी राज्य था सिल्वानिया। इस राज्य में दो बहनें रहती थीं, लुमा और सेरा। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि जो उन्हें एक बार देख लें फिर किसी और को देख ही न पाए। आसमान जैसे नीले बाल, गुलाबी फूलों से भी कोमल चेहरा और आंखों में ऐसा सम्मोहन जो किसी को भी उनके वश में कर सकता था। लेकिन ये बहनें केवल सुंदर ही नहीं थीं, वे ठगी की दुनिया की महारथी थीं। हर ठगी थी एक कला। वे अमीर राजाओं, व्यापारियों और राजदूतों को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाती। एक बार जब कोई शिकार उनके मोहपाश में बंधता, वे उसके धन, गहने और यहाँ तक कि राज की गुप्त जानकारियां तक चुरा लेती थीं। लुमा तेज दिमाग वाली थी, वो योजनाएं बनाती। सेरा दिलों पर राज करती थी, वो अभिनय और मोहक शब्दों से किसी को भी चकमा दे सकती थी। उनकी ठगी कभी पकड़ी नहीं जाती थी, क्योंकि वे हर बार अपनी पहचान बदल लेती थी। कभी मंदिर की पुजारिन, कभी बंजारा स्त्रियां, कभी राजकुमारियां। एक दिन लुमा और सेरा को पता चला कि पड़ोसी राज्य विजयगढ़ का राजा रत्नसेन एक बहुत बड़ा दान समारोह आयोजित कर रहा है। वह अपनी प्रजा में अपार धन बांटने वाला था। ये खबर मिलते ही लुमा के दिमाग में एक और बड़ी योजना बन गई। उसने सेरा से कहा, हम इस बार सिर्फ धन नहीं बल्कि पूरा राज्य ही बेच डालेंगे। सेरा हैरान थी, ये कैसे संभव है लुमा? किसी राज्य को भला कैसे बेचा जा सकता है? लुमा मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। रत्नसेन को दान का बहुत शौक है और उसे सुंदर चीजों से भी बहुत लगाव है। हम इसका फायदा उठाएंगे। ठगी का नया स्वरूप। दोनों बहनें इस बार व्यापारी बनकर विजयगढ़ पहुंची। उन्होंने अपने साथ कुछ जाली दस्तावेज भी रखे थे, जिनमें सिल्वेरिया नाम के एक छोटे लेकिन रत्नों से भरे द्वीप का जिक्र था। उन्होंने राजा रत्नसेन के सामने ये कहानी गढ़ी कि वे सिल्वेरिया की राजकुमारियां हैं और उनके राज्य पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। उनके पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय उन जाली दस्तावेजों के जो सिल्वेरिया के असली मालिक होने का सबूत थे। लुमा ने बताया कि सिल्वेरिया में हीरे, मोती और सोना इतनी मात्रा में है कि अगर राजा उसे खरीद ले तो वो पूरे एशिया का सबसे अमीर शासक बन जाएगा। सेरा ने अपनी मोहक अदाओं से राजा को भावुक कर दिया। उसने रोते हुए कहा कि उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा और अब वे बस थोड़ी सी मदद चाहती हैं ताकि वे कहीं और अपना जीवन शुरू कर सकें। राजा रत्नसेन उनकी सुंदरता और उनके दुख पर मोहित हो गया। वो पहले से ही दानवीर था और अब उसे एक पूरा द्वीप खरीदने का अवसर मिल रहा था। उसे लगा कि ये दान भी है और एक बड़ा निवेश भी। राज्य का सौदा। कई दिनों तक लुमा और सेरा ने राजा के सामने सिल्वेरिया की काल्पनिक कहानियां सुनाई। उन्होंने वहां के खजानों, खूबसूरत नजारों और दुर्लभ पशु पक्षियों का ऐसा वर्णन किया कि राजा पूरी तरह से उनकी बातों में आ गया। अंत में राजा रत्नसेन ने सिल्वेरिया को खरीदने का फैसला कर लिया। उसने लुमा और सेरा को अपने राजकोष का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया, इतना कि जितना कभी किसी राजा ने दान में नहीं दिया होगा। बदले में उन्हें सिल्वेरिया के मालिक होने के जाली दस्तावेज मिल गए। लुमा और सेरा ने बड़ी चालाकी से उन दस्तावेजों पर राजा से हस्ताक्षर करवा लिए। जैसे ही उन्हें धन मिला, वे उसी रात चुपचाप विजयगढ़ से निकल गईं। अगली सुबह जब राजा रत्नसेन ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को सिल्वेरिया पर कब्जा करने के लिए भेजा तो उन्हें पता चला कि सिल्वेरिया नाम का कोई द्वीप दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं। वो केवल लुमा और सेरा के शातिर दिमाग की उपज थी। राजा रत्नसेन को अपनी मूर्खता और ठगे जाने का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लुमा और सेरा एक बार फिर एक पूरा राज्य बेचकर अपने अगले शिकार की तलाश में जा चुकी थीं। लुमा और सेरा विजयगढ़ के राजा को ठगने के बाद अब और भी बड़े और शातिर खेल की तलाश में थीं। उन्हें पता चला कि दूर के एक शहर में 7 खूंखार चोर रहते हैं, जिनके पास सदियों से जमा किया गया बेहिसाब खजाना है। ये चोर किसी पर भरोसा नहीं करते थे और उनका ठिकाना एक गुप्त अभेद्य किले में था। इस बार चुनौती सिर्फ धन चुराने की नहीं बल्कि उन शातिर चोरों को मात देने की थी। लुमा ने अपनी योजना बनाई। इस बार हम अपनी पहचान बदलेंगे सेरा, हम चोरों की दुनिया में घुसेंगे। विश्वास का जाल। लुमा और सेरा ने खुद को 2 अनाथ बहनों के रूप में प्रस्तुत किया जो डाकुओं के एक गिरोह से बचकर भागी थीं। उन्होंने अपनी कहानियां इतनी मार्मिक बनाई कि वे किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकती थीं। वे उस इलाके में भटकने लगीं जहां उन 7 चोरों का दबदबा था। कुछ दिनों बाद, जैसा कि लुमा ने उम्मीद की थी, वे चोरों के हाथों पकड़ी गईं। चोरों का सरदार भैरव एक क्रूर और अविश्वासी आदमी था। उसने दोनों बहनों से पूछा कि वे कौन हैं और उनके इरादे क्या हैं। लुमा और सेरा ने अपनी दुखभरी कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि वे चोरी के हुनर में माहिर हैं और उन्हें किसी बड़े गिरोह के साथ मिलकर काम करना है ताकि वे सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कुछ छोटी मोटी चोरियों का भी बखान किया जो उन्होंने पहले की थी और अपनी चालाकी का प्रमाण दिया। भैरव को शुरू में उन पर शक हुआ, लेकिन लुमा और सेरा की सुंदरता और उनकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा। सेरा ने अपनी मीठी बातों से भैरव और उसके साथियों का विश्वास जीत लिया। उसने उन्हें कहानियां सुनाई, उनके लिए खाना बनाया और ऐसे दिखाया जैसे वे उनकी अपनी बहनें हों। खजाने का रास्ता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लुमा और सेरा ने चोरों के किले और उनके खजाने के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया।
उन्होंने देखा कि चोर अपने खजाने को एक गुप्त तहखाने में रखते थे जिसकी सुरक्षा बहुत कड़ी थी। उस तहखाने तक पहुंचने के लिए कई ताले और जाल थे जिनकी चाबियां सिर्फ भैरव के पास होती थीं। एक रात जब सभी चोर गहरी नींद में थे, लुमा और सेरा ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उन्होंने पहले से ही भैरव के खाने में नींद की दवा मिला दी थी ताकि वो गहरी नींद में सोए। धीरे से लुमा ने भैरव की कमर से चाबियों का गुच्छा निकाला। सेरा ने उसे रास्ता दिखाया क्योंकि उसने दिन के समय किले के हर कोने का मुआयना किया था। उन्होंने धीरे धीरे सभी तालों को खोला और जाल से बचते हुए खजाने के तहखाने तक पहुंची। वहां सोने के ढेर, बहुमूल्य रत्न और दुर्लभ कलाकृतियां थीं। लुमा और सेरा ने अपनी योजना के अनुसार सिर्फ सबसे मूल्यवान और आसानी से ले जाए जा सकने वाले गहने और छोटे सोने के सिक्के चुराए। उन्होंने उतना ही लिया जितना वे आसानी से ले जा सकें ताकि किसी को तुरंत चोरी का पता न चले। भागना और नई मंजिल। अगली सुबह जब चोर जागे तो उन्हें अपनी कुछ चीजें गायब मिली। उन्हें शक हुआ, लेकिन उनके पास लुमा और सेरा पर उंगली उठाने का कोई सबूत नहीं था। उन्हें लगा कि शायद किसी बाहरी व्यक्ति ने सेंध लगाई है। तब तक लुमा और सेरा मीलों दूर जा चुकी थीं अपने नए खजाने के साथ। एक बार फिर ठगी की राजकुमारियों ने अपनी बुद्धि और सुंदरता के बल पर बड़े से बड़े शातिर चोरों को भी मात दे दी थी। 7 चोरों को मात देने के बाद लुमा और सेरा अब एक और दिलचस्प योजना पर काम कर रही थीं। उन्होंने सुना था कि पास के ही एक गरीब गांव शांतपुर को हाल ही में एक क्रूर डाकू गिरोह ने लूट लिया था। डाकू गांव वालों का सारा धन, जेवर और अनाज लूट कर ले गए थे, जिससे गांव में भूखमरी और निराशा फैल गई थी। लुमा ने सेरा से कहा, सेरा, इस बार हम सिर्फ लेंगे नहीं बल्कि देंगे भी। सेरा हैरान थी, देंगे? हम चोरों की मदद करेंगे? लुमा मुस्कुराई, हम अपनी ठगी का इस्तेमाल इस बार एक नेक काम के लिए करेंगे और बदले में हमें बहुत कुछ मिलेगा, शायद उससे भी ज्यादा जो हमने पहले चुराया है। नए किरदार, रहस्यमयी साध्वियां। दोनों बहनें अब रहस्यमयी साध्वियों के वेश में शांतपुर पहुंची। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और उनकी आवाज में करुणा। गांव वाले पहले तो सहमे हुए थे, लेकिन लुमा और सेरा ने अपनी मीठी बातों और दयालु व्यवहार से उनका विश्वास जीत लिया। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वे देवी की भक्त हैं और उन्हें दिव्य संकेत मिला है कि गांव का लूटा हुआ धन वापस मिल जाएगा। गांव वालों ने उन्हें अपनी दुखभरी कहानी सुनाई। लुमा और सेरा ने बड़े ध्यान से सुना और हर डाकू के बारे में जानकारी इकट्ठा की, खासकर उस गिरोह के सरदार के बारे में। उन्हें पता चला कि डाकू सरदार, जिसका नाम कालिया था, बहुत अंधविश्वासी था और तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। कालिया से सामना और दैवीय चाल। एक दिन लुमा और सेरा सीधे कालिया के ठिकाने पर पहुंची। कालिया और उसके डाकू 2 साध्वियों को देखकर चौंक गए। लुमा ने गंभीर आवाज में कहा, हे कालिया, तूने शांतपुर के सीधे साधे लोगों को लूट कर देवी का घोर अपमान किया है। देवी बहुत क्रोधित हैं। अगर तूने लूटा हुआ धन वापस नहीं किया तो तेरा और तेरे गिरोह का विनाश निश्चित है। सेरा ने अपनी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन पैदा किया और कालिया को घूरते हुए कहा, देवी ने मुझे सपने में दिखाया है कि अगर तूने ये धन नहीं लौटाया तो तेरी सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी और तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। कालिया, जो अंधविश्वासी था, डर गया। उसने कई बार भयानक सपने देखे थे और उसे लगने लगा था कि साध्वियां जो कह रही हैं वो सच हो सकता है। उसने पूछा, तो क्या उपाय है हे साध्वियों? लुमा ने जवाब दिया, तुझे गांव वालों का लूटा हुआ सारा धन एक बड़े ढेर में गांव के मुख्य मंदिर के पास रखना होगा। हम आधी रात को देवी से प्रार्थना करेंगी और तू अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। धन की वापसी और नया सम्मान। डर के मारे कालिया ने वही किया जो लुमा और सेरा ने कहा था। आधी रात को जब गांव वाले सो रहे थे, कालिया और उसके डाकुओं ने सारा लूटा हुआ धन, जेवर और अनाज मंदिर के पास रख दिया। लुमा और सेरा मंदिर में प्रार्थना कर रही थीं। अगली सुबह जब गांव वालों ने अपने मंदिर के पास अपने सारे खोए हुए सामान को पाया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा कि ये साध्वियों की प्रार्थना का फल है और देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। लुमा और सेरा ने इसका पूरा श्रेय देवी को दिया और कहा कि उन्हें अब अपने अगले तीर्थ पर निकलना होगा। गांव वालों ने उन्हें विदा करते हुए भरपूर सम्मान और अपनी श्रद्धा से कुछ भेंट भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो शांतपुर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। लुमा और सेरा ने न सिर्फ डाकुओं से धन वापस दिलवाया, बल्कि उन्होंने गांव वालों के दिलों में एक सम्मानजनक जगह भी बना ली और उन्हें बिना कुछ चुराए ही बहुत कुछ मिल गया। शांतपुर में नेक काम करने के बाद लुमा और सेरा अब एक और बड़े खेल की तलाश में थीं। उन्हें पता चला कि एक धनी और लालची व्यापारी जिसका नाम धनराज था, पास के एक बड़े शहर में रहता था। धनराज के पास अकूत संपत्ति थी, एक आलीशान महल और कई एकड़ जमीन थी, लेकिन वह बहुत कंजूस और संदेही था। लुमा ने सेरा से कहा, सेरा, इस बार हम सिर्फ धन नहीं चुराएंगे बल्कि उसी धन से उसका महल और जमीन भी खरीद लेंगे। सेरा ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, यह कैसे संभव है लुमा? वह इतना धूर्त है कि किसी पर भरोसा नहीं करता। लुमा मुस्कुराई, धूर्त लोग ही सबसे आसानी से लालच में फंसते हैं। हम उसे एक ऐसा सौदा दिखाएंगे जिससे वो इनकार नहीं कर पाएगा। नए किरदार, विदेशी निवेशक।
लुमा और सेरा ने इस बार खुद को दो अमीर विदेशी निवेशकों के रूप में प्रस्तुत किया जो दूर के देशों से आए थे और भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहते थे। उन्होंने महंगे कपड़े पहने, अपनी भाषा में कुछ विदेशी लहजा जोड़ा और अपने साथ कुछ जाली दस्तावेज भी रखे जिनमें बड़े बड़े निवेशों का जिक्र था। वे धनराज के पास पहुंची और उससे कहा कि उन्हें शहर में एक बड़ी परियोजना के लिए जमीन और एक भव्य महल की जरूरत है। उन्होंने धनराज के महल और जमीन की बहुत तारीफ की, जिससे धनराज का अहंकार और बढ़ गया। लुमा ने धनराज से कहा, हम आपकी संपत्ति को बहुत ऊंची कीमत पर खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारी कंपनी के नियमों के अनुसार हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विक्रेता के पास पर्याप्त धन हो ताकि वह इस सौदे के बाद भी अपनी वित्तीय स्थिति बनाए रख सके। धनराज को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन ऊंची कीमत के लालच में उसने ध्यान नहीं दिया। लुमा और सेरा ने उसे समझाया कि उन्हें ये देखने के लिए उसके धन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखना होगा, ताकि वे अपनी कंपनी को ये दिखा सकें कि धनराज एक विश्वसनीय और आर्थिक रूप से स्थिर विक्रेता है। उन्होंने वादा किया कि ये धन कुछ दिनों के लिए ही उनके पास रहेगा और फिर वापस कर दिया जाएगा। धन की चोरी और सौदा पक्का। धनराज, जो अपनी संपत्ति और धन का दिखावा करने का शौकीन था, लुमा और सेरा की बातों में आ गया। उसने उन्हें अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा दिखाया जिसमें सोने के सिक्के, हीरे और कीमती जवाहरात थे। लुमा और सेरा ने बड़ी चालाकी से उस धन को अपने पास सुरक्षित रखने के बहाने ले लिया। एक रात जब धनराज गहरी नींद में था, लुमा और सेरा ने उस धन को पूरी तरह से गायब कर दिया। उन्होंने अपने साथ लाए हुए कुछ नकली जवाहरात और कम मूल्य के सिक्के धनराज के खजाने में रख दिए ताकि उसे तुरंत चोरी का पता न चले। अगले दिन लुमा और सेरा धनराज के पास पहुंची और उससे कहा, हमें आपकी वित्तीय स्थिति पर पूरा भरोसा है। अब हम आपके महल और जमीन को खरीदने के लिए तैयार हैं। उन्होंने उसी धन का इस्तेमाल किया जो उन्होंने धनराज से चुराया था और उसे अपने ही धन से उसके महल और जमीन के लिए भुगतान कर दिया। धनराज, जो अपनी संपत्ति बेचने के लिए उत्सुक था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसका खजाना पहले ही खाली हो चुका है, खुशी खुशी महल और जमीन के दस्तावेज लुमा और सेरा के नाम कर दिए। जब कुछ दिनों बाद धनराज को अपने खजाने की चोरी का पता चला तो वो सदमे में आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसे उसी धन से ठगा गया है जो उसने खुद दिया था और अब उसका महल और जमीन भी जा चुकी थी। लुमा और सेरा अब उस महल की मालकिन थीं जो कभी धनराज का था और एक बार फिर उन्होंने अपनी बुद्धि और चालाकी से एक असंभव को संभव कर दिखाया था। ठगी की राजकुमारियां, कहानी की सीख। इस कहानी में हमने लुमा और सेरा की चालाकी और बुद्धिमत्ता को देखा, जिन्होंने अपनी सुंदरता और तेज दिमाग का इस्तेमाल कर बड़े बड़े राजाओं, व्यापारियों और यहाँ तक कि शातिर चोरों को भी ठगा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। 1. लालच का अंजाम। सबसे बड़ी सीख ये है कि लालच हमेशा बुरा होता है, चाहे वो राजा रत्नसेन का नया राज्य खरीदने का लालच हो या धनराज का अपनी संपत्ति को और ज्यादा बढ़ाने का लालच, सभी ने अंततः उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। लुमा और सेरा ने इसी लालच का फायदा उठाया और अपने शिकारों को अपने जाल में फंसाया। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लालची हो जाता है तो वो सही और गलत का भेद भूल जाता है और आसानी से धोखा खा जाता है। 2. आंखें बंद करके विश्वास न करें। कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब बात धन या महत्वपूर्ण जानकारियों की हो। राजा और व्यापारी दोनों ने लुमा और सेरा की बातों पर आसानी से भरोसा कर लिया क्योंकि वे उनकी सुंदरता और मीठी बातों से प्रभावित थे। हमें हमेशा तथ्यों को जांचने और लोगों के इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि केवल उनके बाहरी रूप या बातों पर निर्भर रहना चाहिए। 3. हुनर का सही और गलत इस्तेमाल। लुमा और सेरा दोनों ही बहुत हुनरमंद थी, एक योजना बनाने में और दूसरी अभिनय और बातों में माहिर थी। उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया, लेकिन अगर इसी हुनर का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया जाता तो वे बहुत कुछ हासिल कर सकती थीं। ये हमें सिखाता है कि हमारे पास जो भी क्षमताएं या हुनर हैं, उनका उपयोग हम कैसे करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम उनका उपयोग दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं या नुकसान पहुंचाने के लिए भी। 4. बुद्धि और चालाकी की शक्ति। ये कहानी ये भी दर्शाती है कि बुद्धि और चालाकी कितनी शक्तिशाली हो सकती है। लुमा और सेरा ने हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और हर मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी बच निकली। हालांकि उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग नकारात्मक तरीके से किया, लेकिन यह दिखाता है कि सही सोच और योजना के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। 5. हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लुमा और सेरा की सुंदरता ने उनके शिकारों को आसानी से आकर्षित कर लिया। वे बाहर से बहुत आकर्षक और विश्वसनीय लगती थीं, लेकिन अंदर से वे ठग थीं। यह सीख हमें याद दिलाती है कि बाहरी रूप रंग पर ही सब कुछ निर्भर नहीं करता। किसी की सुंदरता या आकर्षण से प्रभावित होकर तुरंत भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। इस प्रकार ठगी की राजकुमारियां हमें मनोरंजन के साथ साथ जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सोचने को मजबूर करती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि लुमा और सेरा ने अपने नए महल में क्या किया, या आप इस कहानी को यहीं समाप्त करना चाहेंगे? ये जानने के लिए बने रहें हमारी चैनल केपी मॉज पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।